प्रधानमंत्री मोदी को भी किस दिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जेनोसाइड का मुलजिम मानकर उन पर मुकदमा चल सकता है, वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर इजराइल के लिए क्रेजी लव है। जिस दिन अगर इंसाफ होगा और इंसाफ का पहिया चलेगा, इंसाफ का पहिया घूमेगा, तो मोदी और मोदी का कम से कम डिफेंस मिनिस्टर फिलिस्तीनियों के कत्लेआम और ईरान के अंदर जो कुछ किया है इन्होंने, ईरान में कम से कम वो 150 बच्चियों को जो मारा है, उसके जुर्म से मोदी और डिफेंस मिनिस्टर बच पाएंगे। मुझे बहुत डाउट है, क्योंकि मैं बहुत इंटरनेशनल कुछ वकीलों से जो ह्यूमन राइट्स को लेकर करते हैं, उन्होंने कहा कि एक बड़ा सबूत इसने दिया है और ये सच है कि ये हो रहा है। 26 मार्च को जाते हैं नेतन्याहू को मिलने, उसको गले मिलते हैं, बताते हैं कि इंडिया मेरी मदरलैंड है और इजराइल मेरा फादरलैंड है। उसके 2 दिन के बाद हमला बोला जाता है। यानी नेतन्याहू और ट्रम्प जो है इनसे मिलकर समझना चाह रहे थे कि जनाब आप कितने हथियार भेज पाओगे, क्या क्या कर पाओगे, वो सब दे पाओगे। तो वो उन्होंने हमला कर दिया। उसके बाद एप्स्टीन ने अपनी एप्स्टीन की जो फाइल है उसमें उसने अनिल अंबानी को लिखा है कि जैसा कि मोदी को सजेस्ट किया गया था कि वहां जाकर नाचे और गाए, मोदी ने वही किया जो हम चाहते थे 2017 के अंदर तेल अवीव जाकर। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए कि इजराइल के साथ जाके जो मोदी जी 2017 में गए थे, वहां से एक चीज लेकर आए, एक सॉफ्टवेयर लेकर आए जिसको पेगासस कहते हैं। पेगासस वो है जो सारी दुनिया में प्रजातंत्रों को खत्म करने के लिए एक आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में घुसने वाला एक पेगासस था। करोड़ों रुपए का आता है और इसको इंडिया ने खरीदा। इसके पक्के सबूत हैं। वो सबूत जो हैं भारत सरकार मान नहीं रही है। ये जो मोहन भगवत है अभी जो चीफ है, वो तो तमाम जगह जाकर भाषण करता है कि हमने इजराइल की तरह का राष्ट्रवाद करना है, हमने इजराइल की तरह का राष्ट्रवाद और हमने इजराइल के रास्ते पर जाना है। जो यहूदी जायनिज्म है और जो हिंदुत्व है, जिसको मैं हिंदू जायनिज्म कहता हूं, इसमें कुछ सिमिलरिटीज हैं। वहां उसका मानना है कि यहूदी भगवान की तरफ से चुने गए चूजन पीपल हैं, उनको उनके भगवान ने चुना है और उन्होंने दुनिया पर राज करना है। दुनिया में सिर्फ 2 राष्ट्र हैं जो धर्म के आधार पर बने हैं, एक इजराइल, एक पाकिस्तान। और मजे की बात देखिए, एक आरएसएस वाले बोलते हैं कि हमारा हिंदुओं की जो राष्ट्रीयता है वो हिंदू है, वो हिंदुस्तानी नहीं है। यानी अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो तीसरा देश होगा जो धर्म के राष्ट्र बनेगा। कि पाकिस्तान भी धर्म के नाम पर बना है, सुबह से शाम तक पाकिस्तान को गाली बकते रहते हो लेकिन इजराइल को सपोर्ट करते हो, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि आप ये मानते हैं कि धर्म जो है वो आपकी राष्ट्रीयता तय करता है। नेतन्याहू जो कुछ कर रहा है वो टेरर का ही सहारा लेता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आपको पता है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध हुआ, फिर एक शांति वार्ता चल रही है जिसमें अमेरिका और ईरान के बीच बातें चल रही हैं कि इस तरह से समझौता। इसी बीच इजराइल के जो नेतन्याहू का बयान आता है और उसमें वो कहते हैं कि भारत के लोग उनको बहुत मोहब्बत करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि भारत के ये कौन लोग हैं जो नेतन्याहू से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री इजराइल गए थे, वहां पे फादरलैंड उसको बताया था और एक मेडल भी लिया था। तो आप फिर उसके बाद नेतन्याहू का बयान आया है, दुनिया भर में ट्रंप और नेतन्याहू की आलोचना हो रही है। ऐसे में वो बोल रहे हैं कि भारत के लोग हमें बहुत प्यार और मोहब्बत करते हैं। आइए इसको समझते हैं, ये कौन भारत के लोग हैं जो नेतन्याहू और इजराइल से इतनी मोहब्बत करते हैं। साहब, अभी एक बयान बड़ा चर्चा में आ गया है कि भाई भारत के लोग बहुत मोहब्बत और प्यार करते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये भारत के लोग किस हिस्से में रहते हैं जो उनसे इतनी मोहब्बत और प्यार करते हैं। हम असल में वो पूरा बयान मैं सुनाऊंगा, वो इससे कहीं ज्यादा भयानक है। जो अंग्रेजी में अनुवाद ठीक हुआ, लेकिन अंग्रेजी के बाद ये हिंदी के अखबार वाले जिस तरह से उसको कर रहे हैं, वो जरा उसको पूरा सुनिए। बात यह है कि 27 तारीख को ये वेस्ट बैंक जो फिलिस्तीनियों का ओरिजिनल इलाका है, वहां गया, जाहिर है कि धमकाने के लिए। और वहां एक वो भी
एक इस तरह का कि देखो हम इसको भी वेस्ट बैंक को कब्जे में लेंगे। और उसने जो तकरीर में जो कहा वो जरा सुन लीजिए कि मैं हमें दुनिया में, नेतन्याहू ने कहा, हमें दुनिया में इजराइल के वैधता, यानी इजराइल एक जायज राष्ट्र है, क्योंकि सारी दुनिया में बहस है ना कि तो इन्होंने कब्जा किया है सारा, ये तो वहां घुसे हुए हैं। जायज वैधता को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन भारत में नहीं। और उसके बाद जो कहा वो बहुत ही शर्मनाक और बहुत गंभीर मामला है हमारे देश के लिए। और हमारे, यानी उसकी अगर वो बात सच है तो प्रधानमंत्री मोदी को भी किस दिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जेनोसाइड का मुल्जिम मानकर उन पर मुकदमा चल सकता है। वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि इन इंडिया देयर इज एन एब्सोल्युटली क्रेजी लव फॉर इजराइल। I think I have more followers in India than anywhere else. उन्होंने कहा कि भारत के अंदर इजराइल के लिए क्रेजी लव है। अच्छा, क्रेजी लव को लोगों ने अनुवाद किया है एक अकल्पनीय प्रेम है, जो गलत है। एक पागलपन है, एक पागलपन है। ये क्रेजी जो अंग्रेजी का शब्द है वो अच्छे सेंस में इस्तेमाल नहीं होता है। ये जब कोई पगला जाता है, जब कोई पगला जाता है, यानी जब अपने होशो हवास खो देता है। मैं दोस्तों से चाहूंगा कि क्रेजी का अंग्रेजी डिक्शनरी जाकर उसका मीनिंग देखिए। जो आदमी अपना होशो हवास खो देता है, जिस हमारे देश ने होशो हवास खो दिया है, और उस होशो हवास खोने में, पागलपन में वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात जो बहुत अहम है जो वो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हमारा सारी दुनिया में हमारी वेदता के इजराइल जायज है या नाजायज राष्ट्र है, उसको वेदता को जो है हिंदुस्तान साथ खड़ा है। अच्छा, अब देखिए, इसके बाद तो मुझे नहीं लगता है कि जिस दिन अगर इंसाफ होगा और इंसाफ का पहिया चलेगा, इंसाफ का पहिया घूमेगा, तो मोदी और मोदी का कम से कम डिफेंस मिनिस्टर को फिलिस्तीनियों के कत्लेआम और ईरान के अंदर जो कुछ किया है इन्होंने, ईरान में कम से कम वो 150 बच्चियों को जो मारा है, उसके जुर्म से मोदी और डिफेंस मिनिस्टर बच पाएंगे। मुझे बहुत डाउट है, क्योंकि मैं बहुत इंटरनेशनल कुछ वकीलों से जो ह्यूमन राइट्स को लेकर करते हैं, उन्होंने कहा कि एक बड़ा सबूत इसने दिया है और ये सच है कि ये हो रहा है। देखिए, अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि मोदी साहब तो एक बहुत क्लेवर डिप्लोमेसी खेल रहे हैं इस सब के अंदर, ये सच नहीं है। मोदी एक आरएसएस के मेंबर के तौर पर, मोदी गोलवर्कर के जरिए जो खुद कहते हैं कि उन्होंने मुझे तैयार किया एक पॉलिटिकल लीडर बनने के लिए, आरएसएस के एक सीनियर लीडर होने की वजह से, वो इजराइल उनकी रगों में और नेतन्याहू की रगों में एक ही खून दौड़ता है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि मोदी जी खुद वहां के पार्लियामेंट में जाकर बोल चुके हैं कि मेरा फादरलैंड है। यानी ये सारे सबूत बनेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों कि मोदी जी जो है वो किस तरह से फिलिस्तीनियों के कत्लेआम में और ईरान के कत्लेआम में शामिल थे। ये बिल्कुल उन्होंने साफ कर दिया, उन्होंने उसको नंगा कर दिया उसको पूरे को। तो ये क्या साथ है, किस तरह से है, उसके बारे में कितने सबूत चाहिए। ये 26 मार्च को जाते हैं नेतन्याहू को मिलने, उसको गले मिलते हैं, बताते हैं कि इंडिया मेरी मदरलैंड है और इजराइल मेरा फादरलैंड है। उसके 2 दिन के बाद हमला बोला जाता है। यानी नेतन्याहू और ट्रम्प जो है इनसे मिलकर समझना चाह रहे थे कि जनाब आप कितने हथियार भेज पाओगे, क्या क्या कर पाओगे, वो सब दे पाओगे। तो वो उन्होंने हमला कर दिया। उसके बाद जो वहां के सबसे बड़े जो लीडर थे, धार्मिक लीडर थे, उनकी हत्या की गई। लेकिन उस हत्या के बाद मोदी साहब खामोश रहे। मोदी साहब ने उस पर कोई बयान या कोई दुख तो दूर करने की बात रहे कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, वो सब भी उन्होंने नहीं किया। और ये सिलसिला कोई अभी का नहीं था।
2014 के अंदर ये पावर में आया। 2 साल के बाद भारत का कोई पहला प्रधानमंत्री वहां जाता है। भारत का पहला प्रधानमंत्री वहां जाकर वो एप्स्टीन ने अपनी एप्स्टीन की जो फाइल है उसमें उसने अनिल अंबानी को लिखा है कि जैसा कि मोदी को सजेस्ट किया गया था कि वहां जाकर नाचे और गाए ट्रंप को खुश करने के लिए नेतन्याहू के साथ, उसने किया, मोदी साहब ने किया। अनिल अंबानी का उन्होंने बहुत धन्यवाद किया कि आपने, मैं जो चाहता था वो आपने मोदी को बता दिया था और मोदी ने वही किया जो हम चाहते थे 2017 के अंदर तेल अवीव जाकर। कोई भी रीढ़ की हड्डी होता, कोई आत्मसम्मान होता किसी नेता का, किसी देश का, तो वो कहता बकवास बंद करो, ये हमने नहीं किया है, ऐसा हम क्यों करेंगे। और उसके बाद आप जानते हैं कि अभी ये बाद में गए और जो और सबूत हैं, यानी इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए कि इजराइल के साथ जाके जो मोदी जी 2017 में गए थे, वहां से एक चीज लेकर आए, एक सॉफ्टवेयर लेकर आए जिसको पेगासस कहते हैं। पेगासस वो है जो सारी दुनिया में प्रजातंत्रों को खत्म करने के लिए एक आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में घुसने वाला एक पेगासस था। करोड़ों रुपए का आता है और इसको इंडिया ने खरीदा। इसके पक्के सबूत हैं। वो सबूत जो हैं भारत सरकार मान नहीं रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एक कमेटी तक बना दी थी, एक हियरिंग शुरू की थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला देना था वो पहले से ही पता लग गया था कि पेगासस जो है भारत के प्रजातंत्र, भारत की जुडिशरी, भारत की पार्लियामेंट को सबकी जड़ें काट देगा। तो उसके लिए हमारे जो आजकल चीफ जस्टिस है वो भी उस बेंच में थे और उन्होंने उस केस को बंद कर दिया, ये कहकर के हमने जो सवाल पूछे भारत सरकार से उन्होंने जवाब देने का मना कर दिया और हम इस केस को बंद कर रहे हैं। मतलब यह सुप्रीम कोर्ट मोदी की दास है, मोदी की गुलाम है, मोदी की मेड है, या सुप्रीम कोर्ट इस देश को बचाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है उसका जस्टिस करने वाली है। तो ये जो कहावत है ना भाई साहब, एक कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं, तो ये हमारे जो चीफ जस्टिस साहब है इन्होंने क्या करना था इस देश के साथ उन्होंने वहीं पर बता दिया था। तो पेगासस हमने लिया और पेगासस लेने के बाद जिस तरह से तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हुई और आज भी पेगासस जो है वो लागू किया जा रहा है। और उसके बाद ये इजराइल के साथ दोस्ती थी, इजराइल के साथ जो दोस्ती है आरएसएस की, वो उसके बहुत सारे सबूत हैं। और एक सबूत यह है कि ये जो मोहन भगवत है अभी जो चीफ है, वो तो तमाम जगह जाकर भाषण करता है कि हमने इजराइल की तरह का राष्ट्रवाद करना है, हमने इजराइल की तरह का राष्ट्रवाद और हमने इजराइल के रास्ते पर जाना है। और इजराइल के रास्ते पर आरएसएस जो जा रहा है उसकी कुछ वजह हैं, उसकी कुछ वजह देखिए। जायनिज्म, जो यहूदी जायनिज्म है और जो हिंदुत्व है जिसको मैं हिंदू जायनिज्म कहता हूं, इसमें कुछ सिमिलरिटीज हैं, इसमें कुछ एकता है। और वो एकता क्या है? नंबर एक कि दोनों के दोनों जो है, हिंदुत्व और नेतन्याहू का जो जायनिज्म है, उन दोनों का ये मानना है कि वहां उसका मानना है कि यहूदी भगवान की तरफ से चुने गए चूजन पीपल हैं, उनको उनके भगवान ने चुना है और उन्होंने दुनिया पर राज करना है। इसीलिए इजराइल को यहूदियों को मिलना चाहिए और यहूदी फिर सारी दुनिया पर राज करेंगे। और आरएसएस का क्या कहना है? हिंदू सारे विश्व इतिहास में चूजन पीपल हैं। भारत उनका मदरलैंड, फादरलैंड है। हालांकि अभी मोदी कह रहा है कि फादरलैंड उनका इजराइल है, तो ये फादरलैंड और मदरलैंड है जो सावरकर ने कहा, और वो सारी दुनिया पर राज करेंगे। इसको अगर आपने सुनना है, गोलवलकर ने जो कहा था वो तो जरा सा सुन लीजिए। उसने कहा ये धर्म अपने गौरवशाली हिंदू धर्म है जो विश्व में एकमात्र ऐसा धर्म है जिसे ये नाम दिया जा सकता है, जो अपने विविधता में भी संपूर्ण इकाई है, जो सभी मनुष्यों की महान आकांक्षाओं को पोषित करने में सक्षम है,
जीवन में सभी कार्यों में सर्वेश दर्शन से समृद्ध और दिव्य आध्यात्मिक प्रतिभाओं का अटूट अनंत श्रृंखला से पवित्र एक ऐसा धर्म जिस पर कोई भी समझदार व्यक्ति गर्व कर सकता है। इसी धर्म के मार्गदर्शन में हिंदू जाति ने एक ऐसी संस्कृति विकसित की है जो पिछले 10 शताब्दियों से मुसलमानों और ईसाइयों की पतित सभ्यताओं के साथ संपर्क में रहने के बावजूद आज भी विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और इसने दुनिया पर राज करना है। इन चुने हुए लोगों के सामने सारा विश्व दुनिया डर से कांपेगा। ये ज़ायनिज्म यही कर रहा है, सारी दुनिया को उसने अपने गुंडागर्दी, अपने हथियारों से और इस सब से उन्होंने कपवा रहे हैं उसको। और उसके बाद दूसरी जो एकता है, ये बहुत अहम है, इसको मेरे प्यारे दोस्तों समझिए कि ये क्या रिश्ते हैं, ये क्या आइडियोलॉजी का रिश्ते हैं। इन दोनों का ये कहना है कि धर्म जो है आपकी राष्ट्रीयता तय करता है। दुनिया में सिर्फ 2 राष्ट्र हैं जो धर्म के आधार पर बने हैं, एक इजराइल, एक पाकिस्तान। और मजे की बात देखिए, एक आरएसएस वाले बोलते हैं कि हमारा हिंदुओं की जो राष्ट्रीयता है वो हिंदू है, वो हिंदुस्तानी नहीं है। यानी अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो तीसरा देश होगा जो धर्म के राष्ट्र बनेगा। लेकिन इसमें एक पेच ये है कि पाकिस्तान भी धर्म के नाम पर बना है। सुबह से शाम तक पाकिस्तान को गाली बकते रहते हो, लेकिन इजराइल को सपोर्ट करते हो, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि आप ये मानते हैं कि धर्म जो है वो आपकी राष्ट्रीयता तय करता है। आप जिस देश में रहते हैं उस देश के नाम से आपकी राष्ट्रीयता तय नहीं होती है। इसीलिए आरएसएस का जो स्थापना करने वाला है हेडगेवार, वो कांग्रेस का लीडर था, लेकिन जब कांग्रेस ने कहा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलाकर राष्ट्र को बनाते हैं तो इससे बाहर आ गया। उसने कहा हमारी राष्ट्रीयता तो हिंदू है और हम अंग्रेजों से नहीं लड़ेंगे क्योंकि हमने मुसलमानों से लड़ना है, इसलिए हमारी राष्ट्रीयता हमारा धर्म तय करता है। उसके बाद इन तीनों के अंदर एक खास बात यह है, दोनों के अंदर इजराइल और हिंदुत्ववादियों के बीच में, कि ये दोनों ये कहते हैं जो भी हमारे धर्म का नहीं है हम उसको रहने नहीं देंगे, हम उसका जन संहार करेंगे, हम उसका नरसंहार करेंगे जो इजराइल वहां पर कर रहा है। और यहां पर कितनी किताबें आरएसएस के लोगों की लिखी हुई जिसमें वो कहना है कि मुसलमानों को यहां नहीं रहने देना है, ईसाइयों को यहां नहीं रहने देना है, ये विदेशी धर्म है। ये सबसे बड़ा खतरा है। नंबर 1 मुसलमान, नंबर 2 ईसाई। और इनका जो गुरु जिसने आरएसएस बनाने में बहुत मदद की थी, उसने मिलिट्री स्कूल्स खोले यहां पर। डॉक्टर मुंजे मिलिट्री स्कूल्स खोले, किससे लड़ने के लिए? ये 30-31 के अंदर खोले। किससे लड़ने के लिए? सरकार से लड़ने के लिए नहीं, मुसलमानों से लड़ने के लिए, मुसलमानों को खत्म करने के लिए। सावरकर का जो हिंदुत्व का कंसेप्ट है वो सीधा ये है कि मुसलमानों को, ईसाइयों को और बौद्धों को नहीं रहने देना है, उनका खात्मा करना है। उसके बाद एक और चीज है जो आरएसएस का और ये खात्मे का जो है कि आरएसएस दुनिया के अंदर एकमात्र ऐसा सांस्कृतिक संगठन है, वो अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहते हैं, जो हथियारों की पूजा करता है अपनी स्थापना दिवस पर। तो आप समझ सकते हैं कि ज़ायनिज्म आज जो नेतन्याहू कर रहा है, और ये हथियार लेकर क्या करेंगे? ये हथियार लेकर कोई उसको सिर्फ घूमने के लिए, उसको रखने के लिए उन हथियारों का इस्तेमाल होगा। उन हथियारों का इस्तेमाल क्यों होगा? वो चाहे हेडगेवार हो, चाहे सावरकर हो, चाहे गोलवलकर हो, चाहे मुंजे हो, उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों से लड़ने के लिए इनका इस्तेमाल होगा। उसके बाद एक और बात जो है कि ये दोनों के दोनों, जो भी इसका विरोधी होता है उसको वो शैतान घोषित करते हैं, और शैतान घोषित करके कहते हैं हमने इनको खत्म करना है। आज आप देख लीजिए, वो वेदांत बच्चा है, वेदांत बच्चा ने मोदी से सवाल पूछ लिया, मोदी के एजुकेशन मिनिस्ट्री से, कि ये कैसे हुआ है, तो वो पाकिस्तानी है। वो ये जो राहुल गांधी है, मतलब मेरा नाम तो शमसुल इस्लाम है, तो सुबह से शाम तक क्या क्या झेलता हूँ, क्या क्या सुनता हूँ। मेरी माँ मतलब उसका बेचारी का क्या कसूर था और मेरा क्या कसूर था? ना मैंने नाम अपने रखा, ना मैं अपनी किसकी पेट में पैदा होऊंगा वो भी नहीं पता था। लेकिन जो कुछ होता रहता है, शुरू में बहुत खराब लगता था, लेकिन अभी अच्छा लगता है कि ठीक है, मैं सही रास्ते पर हूं। तो ये आप उनका डेमोनाइज करते हैं, आप उनका
क्या कहेंगे इसको, हम कहेंगे कि इसको राक्षस बनाकर आप पेश करते हैं, और राक्षस बनाकर जब आप पेश करते हैं तो फिर खुली छूट होती है, मार दीजिए। मुसलमान गाय खाते हैं, इसलिए मुसलमान चिकन भी खा रहे हैं तो आप उसको मार सकते हैं, आप उसको मार देंगे कि तो जरूर जो है ये गाय खा रहा होगा। अच्छा, उसके बाद आरएसएस की तरह से ही नेतन्याहू का जो ज़ायनिज्म है, जो वहां की यहूदी, वैसे तो ये कहते हैं सारी दुनिया के यहूदी हमारे यहाँ हैं, लेकिन वो भयानक नस्लवादी हैं। ये सारी दुनिया जानती है, जो लोग इजराइल पर काम करते हैं, ज़ायनिज्म पर बात करते हैं, कि इजराइल में असल में जो राज है वो यूरोप से जो आए हुए यहूदी हैं, जिसको अश्केनाजी कहते हैं, गोरे यहूदी जो है उनका राज है। जो यहूदी वहां पर यहूदी आए हैं, वो आए हैं अफ्रीका से भी आए हैं, वो लातिन अमेरिका से भी आए हैं, तो वो गोरे नहीं हैं, वो ब्राउन हैं या वो काले हैं। उनके साथ जो कुछ होता है वो, जैसे हमारी यहाँ वाल्मीकि सफाई का काम करते हैं, ये सारे लोग वहां पर ये काम करते हैं। इनके 20-20 हजार के इनके मुजाहरे होते हैं, इनके प्रदर्शन होते हैं कि हमको बराबरी का अधिकार दो। जो ऊपर के जो सारे टॉप जॉब्स हैं, जो आईटी के या जो तमाम दूसरी चीजें, जो बड़े बड़े अमीर किसान हैं, वो सारे के सारे कौन से अश्केनाजी हैं, वो मिजराही या शेफर्डी नहीं है। शेफर्डी का तो मतलब ही होता है जो चरवाया है, यूरोप से जो चरवाया है। और अभी इजराइल ने पाबंदी लगा दी है जो शेफर्डी या जो हमारे अफ्रीका से जो आने वाले जूस हैं, उनके आने पर पाबंदी लगा दी है। और हमारे यहाँ आप जानते हैं मनुस्मृति को लागू करेंगे, और मनुस्मृति क्या है कि जो औरतें हैं और जो बहुजन हैं, उनको जानवरों के बराबर भी अधिकार नहीं है। तो ये दोनों नस्लवादी हैं। अच्छा, एक और अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह से ये एक है, कि इजराइल असल में जो सारे हथियार आज हैं, नेतन्याहू खुद कह रहा है कि यूरोप ने हमें छोड़ दिया, हम लेजिटिमेसी हमारी चैलेंज कर दी, लेकिन भारत हमारे साथ खड़ा रहा। भारत ने जो हथियार दिए हैं, भारत ने जो डायनामाइट दिए हैं, भारत ने जो बम दिए हैं, ये सिर्फ फिलिस्तीनियों के कत्लेआम में इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि उसके ईरानियों के कत्लेआम में भी उसको इस्तेमाल हुआ है। और ये एक एक्सेस बन रहा है, एक बड़ा डकैतों का, कातिलों का एक त्रिकोण बनना है। वो त्रिकोण क्या है, आप देखिए कि किस तरह से हो रहा है, जिसमें मुसलमान ज़ायनिस्ट भी शामिल हैं उसमें। यानी ज़ायनिज्म जो है 3 तरह का है, आज 4 तरह का। यहूदी ज़ायनिज्म है, हिंदुत्व ज़ायनिज्म है, ईसाई ज़ायनिज्म है, और इस्लामिक ज़ायनिज्म है। हम सब इस बात को जानते हैं कि नेतन्याहू ने कहा है कि मैं तो यूएई के लीडरों को मिलकर आया हूं। उसके बाद कैसे इजरायली सेना के अड्डे हैं इराक के अंदर, वहां प्रो अमेरिका जो मुसलमान हैं वहां पर, उन्होंने वो यूएई के साथ मिले हुए हैं। उसके बाद आप ये देखिए, मोदी साहब जो है अभी यूएई से साथ मिलने गए थे। जब इसने कहा, नेतन्याहू ने कहा कि मैं तो यूएई के लीडरों को मिलकर आया हूं, मुसलमान शेखों से मिलकर आया हूं, उसके फौरन बाद मोदी वहां पर गए, उनको मिलकर आए हैं। तो ये एक त्रिकोण चौकोण बन रहा है, जिसको असल में नेतन्याहू वो 6 कोण वाला बोलता है। 6 कोण वाला बोलता है, जो यहूदियों का सितारा होता है उसमें 6 कोण होते हैं, तो ये उसको बोलता है। लेकिन किस तरह से भारत जो है, हम ये सोच रहे हैं कि भारत इजराइल को मदद कर रहा है, जो कर ही रहा है। इजराइल की सत्ता चलाने की सारी नीतियां हमने अपना ली हैं, और उसको आप सीधा कश्मीर के अंदर देख सकते हैं। कश्मीर में आप किस तरह से देखेंगे, उसको हमको जानना मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो ये है कि 370 धारा 370 हटाई गई 5 अगस्त 2019 को। ये सारा मोसाद के कहने पर हुआ, और ये कोई और नहीं कह रहा है। बहुत मशहूर थिंकर हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं इंडिया के, प्रताप भानु मेहता जी ने इंडियन एक्सप्रेस में इसके 3-4 दिन के बाद जो लेख लिखा, मैं अंग्रेजी पहले आपको पढ़कर सुना रहा हूं,
थोड़ा सुनिए, मैं उसका उर्दू हिंदुस्तानी अनुवाद भी आपके सामने रखूंगा। There are times in the history of a republic when it reduces itself to jackboot military rule, nothing more and nothing less. We are witnessing that moment in Kashmir. ये उन्होंने लिखा अगस्त 2019 में। Kashmir, by rendering Article 317 effective and bifurcation, the state is revealing at its true character. This is a state from whom the only currency that matters is raw power. This is the state that recognizes no constraints of law, liberty, and morality. This is a state that will make a mockery of democracy and deliberation. This is a state whose psychological principle is fair. This is the state. यानी ये जो स्टेट है, ये जो कश्मीर जो है आज, उसमें जैक बुक जो है, मिलिट्री का रूल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम कश्मीर में एक ऐसी सच्चाई देख रहे हैं कि जिसके अंदर जो सारे देश के अंदर लागू होगी, और ये 2019 की बात आज साबित हो गई। बाद में जो किसानों के साथ हो रहा है, नौजवानों के साथ हो रहा है, आपकी कॉपी में गड़बड़ हो गई है, आपने गलत कर दिया, उसको भी कह रहे हैं, तो उसको भी कह रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी है। और धारा 370 के हटने का मतलब क्या है कि इंडिया एक ट्रू ज़ायनिस्ट कैरेक्टर में आ गया है। ये इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक चीज का इस्तेमाल होगा, वो होगी नंगी शक्ति। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें कानून, आजादी या नैतिकता का कोई रोल नहीं होगा। ये एक ऐसा स्टेट है कश्मीर जिसमें आपने डेमोक्रेसी और सलाह मशवरे को आपने माहौल बना दिया है। दिस इज अ स्टेट हुज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इज फेयर। ये वो स्टेट है जिसने साइकोलॉजिकली जो टेरर पर विश्वास करता है, जो ज़ायनिज्म है, जो नेतन्याहू जो कुछ कर रहा है वो टेरर का ही सहारा लेता है। जहां पर आप 50 किलो का बम गिरा सकते हैं, 5000 किलो का आप बम गिराते हैं। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि आप आतंक मचाना चाहते हैं। ये आतंक पैदा, ज़ायनिज्म आतंकवाद है और हिंदुत्व आतंकवाद में विश्वास कर रहा है। हिंदुत्व इन सबको सपोर्ट कर रहा है। और ये जो कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, और पहले मेहता साहब ने कहा था कि इजराइल कश्मीर बन रहा है। बाद में सच यह है कि आज पूरा कश्मीर वो भारत को कश्मीर बना दे रहे हैं। और उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत साफ बात की है। जो यूनाइटेड नेशंस के जो स्पेशल रेपिटियर है माइनॉरिटी इश्यूज पर, जिनका नाम फर्नांडे डी वर्नेस है, उन्होंने कहा है कि ये जो है वहां पर आपने कश्मीर को जो है आपने एक गुलाम देश के तौर पर उन्होंने आपने बना दिया है। उसके अलावा वहां पर जो कुछ हो रहा है, लोग बहुत बढ़िया मुसलमानों को सीधा किया जा रहा है। मुसलमानों ने बहुत 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 बुरा किया हुआ था, खाते थे और वहां पे अय्याशी करते थे। अब जब सब जगह जब हो रहा है तो अब याद आ रहा है कि वो जो इजराइल की नीतियां जो कश्मीर में लागू हुई थी वो सारे देश के अंदर लागू होंगी। इजराइल से हमने एक और चीज सीखी है। नेतन्याहू बहुत सारे सेक्स रैकेट्स में है, नेतन्याहू बहुत सारे करप्शन के रैकेट में है। वहां के जो प्रेसिडेंट हैं वो चाहते हैं कि इंसाफ हो, लेकिन वहां पर न्यायपालिका को खत्म करने के लिए ही वहां कानून पास किए जा रहे हैं। न्यायपालिका को यहाँ रोल खत्म करने के लिए हमने क्या क्या किया है। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन के उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे उसको हमने बाहर कर दिया। चीफ जस्टिस से हमने कोई भी सुप्रीम कोर्ट से बातचीत, सुप्रीम कोर्ट हमारी गुलाम है, लेकिन उसके बावजूद हमको डर है कि पता नहीं कौन आदमी क्या कर दे, क्योंकि आतंकवादी जो है भरोसा नहीं करते हैं किसी पर। जो तानाशाह होते हैं वो किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट को हम किनारे लगा रहे थे, लेकिन उसके साथ ही साथ हमने ये भी किया जो इजराइल और इंडिया में एक साथ है कि आप जो भी इनकन्वीनियंट, जो भी टूटने वाले मुड़ने वाले जज नहीं है, उनको कैसे मरवा दिया जाए। और अभी कितने दिन हुए हैं वहां पर एक बहुत
रीढ़ की हड्डी वाले, बहुत ईमानदार, बहुत बहादुर, बहुत जानकार बिरशिबा डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट के चीफ जस्टिस थे बेनी सागी। वो 3 मई 2026 को एक बड़ा एसयूवी आई और एसयूवी ने उनका वो मोटर बाइक राइड करते थे, वो मोटर बाइक राइडर थे, आई और उसमें उनको मार दिया। और उनको ऐसी जगह मारा गया कि वो कम से कम 3 घंटे उनका पता नहीं लगा, लेकिन शायद उनको बचाया जा सकता था। और वहां के सबसे बड़े अखबार ने लिखा है, फाटल मोटरसाइकिल एक्सीडेंट लीव्स इजराइल्स मोस्ट सीरियस सिक्योरिटी करप्शन केस इन लिम्बो। नेतन्याहू के खिलाफ जो सबसे सीरियस केस चल रहा है करप्शन का, अब वो लटक गया है इनके मरने के बाद। और हम जानते हैं कैसे जस्टिस लोया, न्यायाधीश लोया और पता नहीं कितने दूसरे जस्टिस को मारा गया, कितने दूसरे जस्टिस को उनको हटा दिया गया। रात को 12 बजे उनको ट्रांसफर कर दिया गया कि तुम चंडीगढ़ जाओ, दिल्ली हाई कोर्ट में तुम नहीं रह सकते हो, रात को 12 बजे। ये मैं अपनी बात खत्म करूंगा ये बताकर कि ये मोदी, अमित शाह और मोदी कितना शिवसेना की मदद लेने आते थे। ये मैं एक इंटरव्यू सुनना था, ये मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा के शिवसेना के, जो ओरिजिनल शिवसेना थी, क्या नाम है उनका, राज्यसभा के मेंबर है, जरा नाम बताइएगा। संजय राउत का वो इंटरव्यू जरूर सुनिएगा कि किस तरह से होता था। हुआ ये कि अमित शाह पर कुछ मुकदमे वगैरह चल रहे थे और किस तरह से हिंदुत्ववादी जो है, जब पावर में भी नहीं थे तब भी वो किस तरह से करते थे। तो संजय राउत बता रहे हैं कि जब इसकी गिरफ्तारी का डर था तो ये इनके घर पर आ गया, अपना उस वक्त जो चीफ थे बाला साहेब के घर पर आकर वो, या कहीं छुपा दिया उन्होंने उनके अपना किसी उसमें गेस्ट हाउस वगैरह में। तो इन्होंने बताया जी क्या है, तो पता लगा वो 2 जज की बेंच है। 2 जज की बेंच में जो है उसमें जो है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है, बेल मिलेगी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने पूछा कि कौन कौन है। इसने बताया, अमित शाह ने उनको बताया बाला साहब को कि वो तो, लेकिन उसमें एक मुसलमान है। तो ये कहते हैं, मेंबर पार्लियामेंट कहते हैं कि उसी वक्त उन्होंने, बाला साहब ने फोन मिलाया उसको, उसमें जो हिंदू जज था, हिंदू जज को कहा कि क्यों नहीं मदद करते हो इनकी हिंदुत्ववादियों को। तो उसने कहा जनाब पर वो दूसरा मुसलमान है। तो कहा तू तो हिंदू है ना। यानी ये खुलेआम और जब इनका राज है तो ये क्या करते होंगे, ये क्या करते होंगे। और लोया का केस तो कौन भूल सकता है। अपने जो महाराष्ट्र के जो बहादुर बहुत वो नौजवान पत्रकार साथी हैं, अब तो खैर नौजवान ही लड़ते बूढ़े हो गए हैं वो भी, अपना जिनकी नौकरी चली गई थी द वीक में भी, उसी ये सावरकर पर पेपर टाइगर की स्टोरी करने पर, कवर स्टोरी करने पर। तो साथियों, ये है कि नेतन्याहू और मोदी में दोस्ती ही नहीं है, वैचारिक दोस्ती है। एक एप्स्टीन की दोस्ती है। फिर उसके बाद मुसलमानों को खत्म करने की दोस्ती है। लेकिन ये लोग चाहे बहुत ताकतवर दिख रहे हो, लेकिन कहां पर खड़े होते हैं उसको ये समझ लीजिए कि मोदी का जो आरएसएस है, मोदी के आरएसएस ने जब यहूदियों का कत्ले आम हो रहा था हिटलर और मुसोलिनी के जरिए, तो उन्होंने कहा था कि ये सबसे बढ़िया काम हो रहा है, सेमेटिक नस्लों को, फलस्तीन के आसपास के इलाके के रहने वाले लोगों को जो खत्म किया जा रहा है, ज्यूस को, वो बहुत अच्छा किया जा रहा है। और यही काम हमने भारत में करना है, हिंदुस्तान के अंदर करना है, वहां से उनका जो तजर्बे उससे फायदा उठाकर। तो ये कितने कमीन होते हैं ये लोग, कितने गिरे हुए, कितने इनकी जो यहूदियों के कत्ले आम
की वाहवाह करते हुए किताबें लिख रहे थे। 1939 के अंदर वी आर अवर नेशन टू डिफाइन, इसी की तारीफ करते हुए। सावरकर 1923 में ही लिख रहा था कि किस तरह से तानाशाही करके हमने जो है हमने मुसलमानों का इलाज करना है, ईसाइयों का यहाँ पर इलाज करना है। और आज वो उसी तरह की ब्रूट नंगी ताकत का सपोर्ट कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर ये ताकत को पूछते हैं। और मैं कितनी बार कह चुका हूं, फिर अपनी बात खत्म करूंगा कि कल औरंगजेब का राज आ जाए तो मोदी सबसे पहले जनाब के मुझे आप स्ट्रेटेजी का दे दीजिए, मैं यहाँ के सबको सेट करके रखूंगा हिंदुओं को। तो ये स्थिति है, बिना रीढ़ की हड्डी के लोग हैं, इनका नैतिक पतन हो चुका है, इनका वैचारिक पतन हो चुका है, ये हिंसा चाहते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, आपने सुना, आपकी अपनी विचारधारा हो सकती है, आपकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन कुछ सोचने, कुछ समझने और कुछ कहने से पहले हकीकत को जानना समझना जरूरी है। इसीलिए हम लोग लाते हैं कि आपको हकीकत समझ में आए। और इसी के तक ने ये इंस्टीट्यूट भी किया है। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाजत दें, फिर होगी मुलाकात एक नई चर्चा के साथ।